All right, dear students, good morning and welcome back to our फिजिक्स क्लास। ठीक है बच्चों, आज अपनी फिजिक्स की क्लास में एक नया चैप्टर हम यहाँ पे करने वाले हैं। काफ़ी डिमांड थी इस चैप्टर के लिए मेरे पास में। आज हम ग्रेविटेशन कर रहे हैं। आपका ये चैप्टर नंबर 8 है, क्लास 11th का। ठीक है बच्चों, अब जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है आपका कि ग्रेविटेशन, यानी कि हम इस चैप्टर में बात करेंगे। हम इसका पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि ये चैप्टर आया कहाँ से। ठीक है बच्चों, अगर मैंने इंट्रोडक्शन वाली एक वीडियो डाली थी वहाँ पे, जहाँ पे हमने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था। उस फर्स्ट चैप्टर में क्या था कि सबसे वीकेस्ट जो फोर्स है नेचर का, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट क्यों है? क्योंकि हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, जैसे कि अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो मेरे पास में रखा हुआ है, वो बहुत हल्का ऑब्जेक्ट है, मेरा भी वजन कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं भी बहुत हल्का सा हूँ, तो हमें ये महसूस नहीं हो रहा कि हमें वो अट्रैक्ट कर रहा है। बट देयर इज़ अ फोर्स इफ़ वी टॉक अबाउट हेवीली बॉडीज़। अगर हम बड़े बड़े ऑब्जेक्टों के बारे में बात कर लें तो उनके बीच में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फोर्स काम करता है, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। वहाँ पे जाके वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बन जाता है, बट नॉर्मली हमारी लाइफ में वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, तो हम उसको ऐसे कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप स्टार्टिंग हो गई होगी आपके दिमाग में कि भाई इंट्रोडक्शन क्या रहा होगा। देखो, सबसे पहले सोचो, आज से काफ़ी टाइम पहले ये बात, जब साइंटिस्ट राजा जब फिलोसफर हुआ करते थे उस समय, तब से ये चीज़ चलती आ रही है। हर आदमी सोच रहा था कि भाई बाहर की दुनिया कैसी है। ठीक है बच्चों, तो बाहर की दुनिया के बारे में सोचने के लिए सबसे पहले जो इनिशिएटिव लिया तो वो था आपका टॉलमी। इसने क्या बोला? इसने बोला कि भाई ये जो आपका अर्थ है, ये पूरे यूनिवर्स का सेंटर, सारी चीज़ें इसके चारों तरफ घूम रही हैं, जिसको उसने नाम दिया जियोसेंट्रिक। क्या नाम दिया था इसमें? जियोसेंट्रिक, यानी कि जियो मतलब अर्थ बीच में है, बाकी सारे जो प्लैनेट्स हैं वो चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन उतना वो इफेक्टिव नहीं था। आर्यभट्ट ने भी इससे काफ़ी टाइम पहले ही अपना एक बताया दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई जो सन है वो सेंटर में है और बाकी सारी चीज़ें उसके आसपास घूम रही हैं। ठीक है बच्चों, सन सेंटर में है, बाकी सारी चीज़ को उसका नाम था हेलियोसेंट्रिक। क्या नाम दिया इसको? इस कॉन्सेप्ट को हमने नाम दिया हेलियोसेंट्रिक। फिर आर्यभट्ट ने दिया था इसको। वैसे हम कहते हैं कि भाई इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स से उनमें से किसी ने दिया था, लेकिन अगर हम बात करें इंडियन जो हमारे साइंटिस्ट थे या इंडियन जो हमारे रिसर्च करते थे पहले से, वो बहुत एडवांस थे। तो उन्होंने काफ़ी टाइम पहले इस चीज़ को बताया था कि सन जो है वो सेंटर में है, बाकी सारे उसके रिवॉल्व करते हैं, जो कि अभी भी ऐसा ही है। लेकिन बात करें अगर हम इनके साइंटिस्ट की हम बात करें, ठीक है, तो एक निकोलस आया था यहाँ पे, निकोलस कॉपर। इसने यही कहा था कि जो सन है वो सेंटर में है, बाकी सारी चीज़ें उसके आसपास में रिवॉल्व कर रही हैं। ठीक है जो फाइनली इसके बाद में एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था टायरी कुछ ऐसे कुछ करके, जिसने बहुत रिसर्च करी इस विचार तो नहीं कहना चाहिए साइंटिस्ट को, कि उसने काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च की, मोशन के ऊपर, प्लानिटरी मोशन के ऊपर उसने काफ़ी दिमाग लगाया, काफ़ी मेहनत की उसने। फाइनली फिर आ गया आपको केपलर का लॉ। केपलर लॉ जो है हमारे सिलेबस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, फर्स्ट टॉपिक यही है। इंट्रोडक्शन के बाद फर्स्ट टॉपिक। तो केपलर्स ने हमारे पास 3 लॉ दिए थे मोशन के बारे में, ठीक है, और आपका एरिया के बारे में। हाँ, इस तरीके से 3 लॉ दिए थे। उन लॉ को भी डिस्कस करेंगे। बाकी ये हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था कि भाई किस तरीके से साइंटिस्ट ने अपना दिमाग लगाया इस चीज़ के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो मैं अब आपको इसको रफ करता हूँ और हम चलते हैं एक टॉपिक वाइज। व्हाट डू यू मीन बाय केपलर्स लॉ? ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट कर लेते हैं बस अभी। चलिए बच्चों, तो अभी हम यहाँ पे केपलर्स लॉ पढ़ रहे हैं। अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रही होगी तो ज़रा थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना। केपलर्स लॉ हम पढ़ रहे हैं। तो जो पहले वाला लॉ है इसको हम लॉ ऑफ ऑर्बिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? लॉ ऑफ ऑर्बिट। इसका मतलब क्या है कि केपलर ने बताया कि जो इनकी जो मोशन होती है, प्लैनेट्स की जो मोशन होती है, वो कुछ इस तरीके से होती है कि जो सन होता है वो इसके जो आपका, एक तो सबसे पहली बात तो जो प्लैनेट्स होते हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में चलते हैं। कैसे चलते हैं आपका? वो
एलिप्टिकल ऑर्बिट में। एलिप्टिकल मतलब कि अंडाकार, है ना, कुछ ऐसा बोल सकते हैं हम। गोलाकार मतलब गोला भी नहीं है, ये स्पेशल टाइप का गोला है यहाँ पे, कुछ इस तरीके से। ये बीच में फ्लैट है, यहाँ पे चौड़ा है, ठीक है। और सन यहाँ पे है, सन आपके इस पॉइंट पे है, ये सन है, ठीक है बच्चों। और ये पॉइंट पी है जो इसके सबसे पास में है, और ये पॉइंट ए है जो इससे फारटेस्ट है, ठीक है। और सुनाई, और ये हम यहाँ पे इसको देख रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये हमारा, ये आपका मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है। सन इसके फोकस पे है, सन इसके किसी भी एक फोकस पे होता है। पी आपका जो है इसका बिल्कुल क्लोजेस्ट पॉइंट है, और ये आपका इसका फारटेस्ट पॉइंट है, ठीक है बच्चों। तो आपका जो पी है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे इसको, पेरिहेलियन। क्या बोलते हैं इसको, क्यों बच्चों, क्या नाम देते हैं हम इसको यहाँ पे, इसको हम देते हैं आपका, ठीक है, पेरिहेलियन ही नाम है इसका। सो ये आपका होगा पेरिहेलियन, और ये आपका क्या है, एप्रीहेलियन, नहीं एप्रीहेलियन, ठीक है बच्चों। तो ये आपका बड़ा एक सिंपल सा लॉ था, बहुत कुछ इसमें नहीं है। कि इसने बोला कि पहली बार जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं वो आपका इलेप्टिकल पाथ पे चलते हैं, दूसरा बात सन इनके फोकस पे होता है। ये आपका केपलर का लॉ है। इसी में बच्चों एक पॉइंट है आपका कि केपलर का फर्स्ट लॉ और एक आपका निकोलस कॉपरनिकस का मॉडल में क्या है। तो कॉपरनिकस का मॉडल, अगर मैं इसी को ही हम एक स्पेशल केस के तरीके से बोल सकते हैं कि अगर ये आपका सर्कुलर शेप में होता है, कि कॉपरनिकस ने क्या बोला था कि वो सेंटर पे होता है सन, और उसके रिवॉल्व में वो सर्कुलर पाथ पे घूमते रहते हैं सारे प्लैनेट्स जो है ना। तो उनके स्पेशल कंडीशंस का हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं रफ कर लेता हूँ। चलो बच्चों, तो अब हमें प्रूफ करना है कि टू शो दैट ellipse with a special case of circle, actually the point is that कि सर्कल इज स्पेशल केस, ठीक है बच्चों। सर्कल है वो स्पेशल केस है इसका एलिप्स का, ठीक है बच्चों। तो बड़ा ही सिंपल सा है टर्म यहाँ पे कि एलिप्स कुछ इस फॉर्म में है। इसके पास आपके पास दो फोकाई हो हैं, फोकाई या फोसाई बोल सकते हैं इनको। ये आपका मेजर है, ये आपका माइनर है, ठीक है। अब लेट से मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया F1 और यहाँ पे पॉइंट ले लिया F2। ये दोनों के फोकाई आ गए, फोसाई आ गए, ठीक है बच्चों। सिर्फ ये कहलाते हैं इसके वर्टेक्स, ये कहलाते हैं आपके इसके वर्टेक्स, ठीक है। अब जैसे जैसे हम इस फोकाई को इधर की तरफ शिफ्ट करते हैं, मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। जैसे हम इनको इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये जो आपका एलिप्स बना हुआ है थोड़ा सा और फ्लैट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर ये फोकाई जो है आपके ये इधर की तरफ शिफ्ट करें, एक टाइम के बाद में ये दोनों के दोनों ही बराबर हो जाएंगे, और ये हमारा क्या बन जाएगा। जब ये खुद सोचो कि जब ये शिफ्ट होकर इधर की तरफ आ रहे हैं, जहाँ पे F1 F2 दोनों बराबर हो गए, तो F1 F2 मर्ज हो जाएंगे। फोकाई जो होंगे क्या होंगे बच्चों आपके, वो मर्ज हो जाएंगे। मर्ज होने के बाद में आपका एक स्पेशल टाइप का एक वो बन जाएगा, कुछ इस तरीके से, मतलब सर्कुलर शेप में, ठीक है बच्चों। ऐसे सही सा दिखा नहीं आपको, लेकिन अगर आप देखो तो क्या बन जाएगा। इनको क्लोज करते हैं, आप खुद सोच लो कि अगर मेरे पास में मैं एक ऐसे बनाना है, एक ऐसे बनाना, दोनों की लेंथ अलग है। इसकी लेंथ मान लो आपकी 10 है, इसकी लेंथ आपकी 5 है, तो ऑब्वियसली वो आपका अलग बनेगा। लेकिन अगर दोनों की लेंथ ही 5 हो जाए तो हमारा सर्कल सही बनेगा नहीं बनेगा। सोचो खुद आप यहाँ पे इस तरीके से, क्योंकि सर्कल सेम, ये तो सर्कल होता है। तो सर्कल क्या है, इस तरीके से आप खुद आपको ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे कि सर्कल क्या है, एक स्पेशल टाइप का एक एलिप्स ही तो है जहाँ पे दोनों फोकाई बराबर हैं। नॉर्मली क्या होते हैं, फोकाई अलग अलग होती हैं, एक मेजर होता है, एक माइनर होता है। लेकिन अगर हम देखें दोनों को अगर मर्ज कर दें तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपका सर्कल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि ये एक्चुअल में मैथमेटिक्स में आप जाओगे तो एक्सेंट्रिसिटी से समझाया जाएगा आपको कि ई की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी और उस तरीके से समझाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ सिंपली इतना देखना है कि सर्कल जो स्पेशल टाइप का है ये नहीं है,
और आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा। मैं एक बार फिर समझा दूँ आपको, अगर नहीं आया हो तो फिर देख लो कि ये फोकस है, मतलब ये F1 F2 तो फोका ही है इसकी। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि अगर हम इनको वर्टेक्स की तरफ लेके जाएंगे तो हमारा ये ज़्यादा इलेक्ट्रिकल ज़्यादा फ्लैट हो जाएगा, ज़्यादा पट हो जाएगा। लेकिन जब हम इनको पास लेके जाएंगे एक टाइम के बाद में, जब इनको ये मर्ज हो जाएंगे तो इट विल फॉर्म अ सर्किल लाइक दिस। ठीक बच्चों, दिस वाज अबाउट द फर्स्ट लॉ। एंड मैंने कोपरनिकस का सिस्टम में बता दिया आपको। कोपरनिकस ने बोला था कि सन जो है वो सेंटर पे है और बाकी सारे सब रिवॉल्व करते रहते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में। लेकिन एक्चुअल में केपलर ने क्या बोला कि वो इलेप्टिकल होते हैं। तो इलेप्टिकल में भी सर्कल का एक स्पेशल टाइप का इलिप्स ही है। तो इसका मतलब उसका स्टेटमेंट भी स्पेशल कंडीशन के लिए वैलिड है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे सेकंड लॉ की। चलिए बच्चों, तो ये हमारा है आपका सेकंड लॉ ऑफ एरिया। बेसिकली लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है कि जितना मान लो ये सन है, सन के साथ में किसी दो पॉइंट के बीच में जितना ये एरिया कवर करेगा और जितना एरिया ये कवर करेगा, इस एरिया का यानी कि डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी जो है वो कांस्टेंट होगा। क्या होगा बच्चों? वो कांस्टेंट, यानी रेट ऑफ एरिया, किस रेट से एरिया चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा बच्चों आपका? वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। और अगर हम बात करें तो सिर्फ ये क्या कह रहा है कि जो अगर हम वैसे स्टेटमेंट की बात करें, सन स्वैप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, यानी कि एरिया का टाइम का जो रेशियो रहेगा वो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। तो सन स्वैप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, यानी जितना टाइम वो यहाँ से यहाँ लगा रहा है उतना एरिया, जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक लगा रहा है उसका एरिया जो होगा वो हमेशा बच्चों कांस्टेंट रहेगा। बात समझ आ गई बच्चों यहाँ पे? ठीक है, यानी कि ये आपको मेरे समझ आ गया होगा। अगर मैं इसमें डेल्टा ए की वैल्यू निकालना चाहूँ, कोई अगर इसकी पोजीशन मैंने आर मान ली कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो आर पे है, तो 1/, कितनी आ जाएगी? 1/2 आर इंटू वी इंटू डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी कितना आ गया? 1/2 आर इंटू वी। और मुझे पता है मोमेंटम क्या होता है, P = mv। ठीक है बच्चों, तो v कितना आ गया? P/m। तो उसको हम क्या लिखते हैं? 1/2, ठीक है, r इंटू P/m। ठीक है। और अगर हम बात करें इसमें एंगुलर मोमेंटम की, अगर इसमें किसकी बात करें यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की, तो r इंटू पी, अगर ध्यान से देखो तो ये क्या आपका l है, L/m आ गया। ये आ गया आपका डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी जो कि कांस्टेंट है। क्या है बच्चों आपका? ये कांस्टेंट। l क्या है आपका? एंगुलर मोमेंटम, जो कि क्या है यहाँ पे एक सेंट्रल फोर्स के लिए, क्या रहता है बच्चों आपका? कांस्टेंट रहता है। तो 1/2 आ गया आपका L/m। मास तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, एंगुलर मोमेंटम जो है वो भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आई एम श्योर बच्चों ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा आपको। बताइए कोई दिक्कत आ रही हो तो एक बार हम फिर कर लेंगे, बाकी इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, एक बार फिर सुन लो स्टार्टिंग से, क्या पॉइंट था यहाँ पे? 1 मिनट। चलिए बच्चों, थर्ड लॉ है लॉ ऑफ पीरियड। क्या बताया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, लॉ ऑफ पीरियड। यानी केपलर ने ये बताया था कि किसी भी एक प्लेनेट का जो रेवोल्यूशन का टाइम होगा, यानी टाइम ऑफ पीरियड जो होगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्यूब होता है डिस्टेंस के। ठीक है, मैं इसकी स्टेटमेंट आपको बताया तो यहाँ पे द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, यानी कि हमारे टाइम पीरियड का स्क्वायर जो हो जाएगा वो इक्वल होता है आपका क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, है ना? कि जो भी हमारी सेमी मेजर एक्सिस होगी, यानी लेंथ का, डायरेक्टली हम कह सकते हैं यहाँ पे कि वो आपका एक लेंथ का क्यूब होता है। ठीक है बच्चों, यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आर क्यूब, ऐसा बोल सकते हैं कि जो टी स्क्वायर है वो आपका आर क्यूब है। टी स्क्वायर जो है यानी स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है बच्चों, बताइए कोई दिक्कत नहीं है इसमें? मेरे हिसाब से तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम इसको प्रूफ कर लेते हैं आया कहाँ से ये। ठीक है बच्चों, तो प्रूफ वाला पार्ट भी इसका बहुत आसान रहेगा। सबसे पहले वाली बात समझ बच्चों कि कोई भी आपका जो प्लेनेट है वो रिवॉल्व कर रहा होगा मान लो इधर की तरफ, तो जहाँ पे भी आपका सेमी मेजर एक्सिस होगा उस लेंथ के क्यूब के बराबर होगा वो। ठीक है, चलिए तो हम इसको लॉ ऑफ पीरियड भी कहते हैं। बेसिक मैंने वहाँ पे लिख ही दिया है, हम इसको पहले प्रूव कर लेते हैं। अगर हम देखें कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगेगा, वो लगेगा आपका G/m/m
अपॉन आर स्क्वायर, लेट से हम इस तरीके से निकाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरीके से एफ जो हो जाएगा हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सेंटर की तरफ फोर्स काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका वो एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और दोनों बराबर ही होंगे। क्यों बच्चों, दोनों आपके बराबर ही होंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा, दोनों को इक्वल करने से हमारे पास में क्या जाएगा, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो एम से एम कट गया बच्चों आपका, एक आर से आर भी कट जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारे पास में क्या जाएगा आपका जी एम एम, या मैं यहाँ तो शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो जी एम अपॉन आर इक्वल टू क्या होगा बच्चों आपका वी स्क्वायर, ठीक है। और तो बचाएंगे यहाँ पे जी एम अपॉन आर इक्वल टू वी स्क्वायर रह गया। यानी कि अब अगर हमारे पास वी की वैल्यू होती है, वी को हम देखें तो 2 पाई आर अपॉन टी, यानी कि आपकी सर्कमफेरेंस अपॉन टाइम पीरियड, तो आपकी स्पीड हो ही जाएगी। ये वेलोसिटी है, किसी वैल्यू उठाकर आप काट लेते हैं, सारे फॉर्मूला होते हैं। तो आपको क्या जाएगा जी एम अपॉन आर इक्वल टू कितना जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर, यानी इस तरीके से साफ सबको दिख रहा है। सब बाकी सब तो कांस्टेंट रह जाएगा आपका, सिर्फ क्या जाएगा, अगर मैं इस तरीके इसको यहाँ पे ले जाऊँ तो टी स्क्वायर वैल्यू इसमें रहेगा आपका 4 पाई स्क्वायर और आर क्यूब अपॉन जी एम। ये सारा पार्ट जो आपका कांस्टेंट है, तो टी स्क्वायर कितना साथ में दिख रहा होगा, तो मैं ऊपर कहीं लिखता हूँ यहाँ पे, तो टी स्क्वायर क्या रहेगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आपका आर क्यूब। बताइए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी मेरे हिसाब से, तो काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। थोड़ा नीचे की तरफ जो रह गया है उसके लिए मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, नीचे आपको दिख जाएगा हमने क्या क्या करा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी ना। चलिए, तो दिस वाज अबाउट दी केपलर्स ऑल 3 लॉज। अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूँ, फिर से हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आया हो या दिक्कत आई हो। 3 लॉ हैं। पहला आपका लॉ ऑफ पीरियड है, ठीक है। लॉ ऑफ पीरियड में बेसिकली सिर्फ ये बताया गया है कि जो सन है वो किसी न किसी एक फोकस पे होगा, और प्लैनेट आपका जो है वो आपका इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा। जो दूसरा वाला है लॉ, वो आपका एरिया वाला है, ठीक है, लॉ ऑफ एरिया। तो लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है कि कोई भी आपका जो सन जो होगा वो इक्वल टाइम में, अगर वो ए से लेकर बी तक आ रहा है, फिर आपका पी से क्यू आ रहा है, तो वो हमेशा इक्वल एरिया कवर करेगा इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में। यानी कि सिंपली आपको ध्यान रखना है डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज कॉन्स्टेंट। और थर्ड वाला जो है आपका बच्चों वो है आपका लॉ ऑफ पीरियड। तो ये तो मैंने अभी प्रूव किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ में ही आपका एक वो आता है कि भाई कंपैरिजन बिटवीन दी केपलर्स लॉ और कॉपरनिकस, निकोलस कॉपरनिकस, उसका हम मॉडल को कंपेयर करते हैं। तो उसमें से ये है कि उसने कहा था कॉपरनिकस ने कि भाई सन जो है वो आपका सर्कुलर, उसमें जो आपका मोशन होती है प्लैनेट की वो सर्कुलर मोशन होती है, सन फोकस पे, सन जो होता है वो सेंटर पे होता है। लेकिन इसने बोला केपलर ने कि जो इलेक्ट्रिकल होती है और वो सन जो है वो आपका किसी न किसी एक फोकाई पे होता है, ठीक है। तो फिर मैंने आपको एक वो भी बताया था कि भाई इलेप्टिकल क्या है, सर्कुलर क्या, एक स्पेशल टाइप का होता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वाला पार्ट था। अगर आप चाहो तो एक न्यूमेरिकल भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल भी समझाता हूँ यहाँ पे। तो जस्ट हम जो कुछ कर रहे हैं तो वो करते ही रहेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए एक न्यूमेरिकल भी समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, मैं आपको न्यूमेरिकल पढ़ कर सुनाता हूँ, क्योंकि लिखने के लिए तो हमें बहुत देर लग जाएगी, पर आप सुनते हैं ना, जो बच्चा ध्यान से सुनेगा वही आप वीडियो को देखने का उसको फायदा होगा। सपोज देयर एग्जिस्टेड ए प्लैनेट दैट वर अराउंड द सन ट्वाइस एज फास्ट। वो सन से दुगनी स्पीड से चल रहा है, फास्ट एज द अर्थ वुड बी इट्स ऑर्बिटल साइज एज कम्पेयर टू दी दैट ऑफ द अर्थ, ठीक है। यानी कि ये कह रहा है सपोज देयर एग्जिस्ट ए प्लैनेट दैट वेंट अराउंड द सन ट्वाइस एज फास्ट एज द अर्थ। एक प्लैनेट है जो सन जैसे अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, ऐसे वो भी रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन वो डबल चल रहा है, ठीक है। व्हाट वुड बी दी ऑर्बिटल साइज। अब पूछा तो ऑर्बिटल साइज क्या होगी। अभी अभी हमने निकाला केपलर का थर्ड लॉ का इस्तेमाल करके कि टाइम पीरियड से साइज को निकाला जा सकता है। क्यों बच्चों, बात में आ गई यहाँ पे, टाइम पीरियड से साइज को निकाला जा सकता है, तो टाइम पीरियड से हम साइज को निकाल सकते हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं निकालने की, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास में, टाइम पीरियड हमारे पास 1 ईयर है ऑलरेडी, ठीक है। किसका है, अर्थ का है, और इसकी रेडियस भी हमारे पास में है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो कि हमारे पास 64
और आपकी वो है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। अब टाइम पीरियड जो है उसने कहा जो टाइम पीरियड है वो उसका अर्थ के टाइम पीरियड का कितना है, डबल है। ठीक है, तो कितना है वो आपका, यानी कि वो उससे हाफ टाइम दे रहा है सिर्फ रिवॉल्व करने में। अगर डबल है तो मतलब क्या है कि टी से कितना है वो आपका हाफ है। ठीक है बच्चों, वाला पर्सन आगे हाफ के मतलब सामने यहाँ पे। और आरपी हमें निकालनी है, आरपी हमारा जो है वो रेडियस जो हमें निकालनी है। तो आर ई हमारे पास, आर देखो सब कुछ है हमारा, सिर्फ सिंपली आपको कैलकुलेटर्स का लॉ लगाना है आपका। आर पी अपॉन आर ई का क्यू इजिकल टू टी पी अपॉन टी ई का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो बताइए कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। तो आर पी अपॉन आर ई हो जाएगा, शायद यहाँ देखिएगा नहीं तो मैं लिख दूँ यहाँ पे। तो ये क्या जाएगा आपका टी पी अपॉन टी ई की पावर 2/3। तो यानी कि आर पी अपॉन आर ई इजिकल टू कितना आएगा बच्चों आपका, टी पी कितना है आपका 1/2 है। सो 1/2 टी ई अपॉन टी ई की पावर 3/2, टी से निकलेगा 1/2 रह गया की पावर 3/2, है ना। यानी कि ये कितना आ गया बच्चों आपका, आराम से इसको हम लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू जाएगी लगभग 0.63 आ जाएगी। आर पी जो है वो आर ई का 0.063 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए इतना ही काफ़ी है इस वीडियो में। अगली वीडियो में हम एक कोई 2 क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे आपके साथ में, और जो आके बाकी जो टॉपिक बचे हुए हैं उनको भी कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब बस हमारे पास न्यूटन का लॉ है अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है बच्चों, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम श्योर कि थोड़े से एफर्ट आप अप्रिशिएट कर ही सकते हो। ठीक है, ओके, वंस अगेन थैंक यू सो मच। दिस माई चैनल इज़ एंटायरली डेडिकेटेड टू फिजिक्स। आपको फिजिक्स में कहीं कोई दिक्कत है सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट और फील फ्री टू get in touch with me for any kind of doubt. Once again, thank you and enjoy your day. Bye bye for now.